नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो एवरीवन, मैं निशी और आज हम जीव विज्ञान के एक नए अध्याय को पढ़ने की ओर जा रहे हैं। ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर में हम जो देखना चाह रहे हैं ये आइए मैं बताती हूँ कि इसके अंतर्गत हम कौन कौन सी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब हम जीव जगत में आते हैं तो मैं यही कहूँगी कि चलिए हम जीवों की रंगीन दुनिया में चलते हैं। और जैसे कि हमने देखा था कि बहुत सारे जैव प्रक्रम जैसे श्वसन, पाचन जिस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है, क्या प्रजनन भी उतना ही ज़रूरी है? प्रजनन क्या है? प्रजनन तो रिप्रोडक्शन है। क्या ये हमारे लिए उतना एसेंशियल है जितना भोजन? तो नहीं, ये एसेंशियल तो नहीं है, लेकिन ज़रूरी ज़रूर है। और ज़रूरी किस हद तक है, आइए हम इसको इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग का कंटेंट क्या है, किन किन चीज़ों पे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाई करने वाले हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत कंटेंट में क्या क्या है। पहला पॉइंट है प्रजनन में डीएनए की भूमिका। दूसरा, अलैंगिक और लैंगिक जनन। तीसरा पॉइंट है विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन। चौथे में हम लोग देखेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पांचवें में मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत हम 2 तरीके का देखेंगे, नर जनन तंत्र कैसा होता है और दूसरा मादा जनन तंत्र किस प्रकार का होता है। तो आइए बच्चों, अब हम सबसे पहला पॉइंट जो है कि प्रजनन में डीएनए की क्या भूमिका है उसको देखते हैं। लेकिन पहले जब हम प्रजनन और डीएनए की बात कर रहे हैं तो क्यों ना सबसे पहले हम ये समझें कि आखिर ये प्रजनन क्या है। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? प्रजनन हम किसे कहते हैं? तो प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने ही जैसे नए जीव को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ अपने ही जैसे का क्या मतलब है? जैसे कि हमने देखा है आमतौर पे कि बिल्लियाँ बिल्ली के बच्चे को ही जन्म देती हैं, ना कि कोई कुत्ता बिल्ली के बच्चे को जन्म देगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि प्रत्येक जाति जो कि इस संसार में मौजूद है वो अपने जैसे ही सजीव को जन्म देती है, यही प्रजनन कहलाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि आप सोच के देखें बच्चों कि जो भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होगी। यह एक सत्य है कि जिसने भी जन्म लिया उसे तो एक ना एक दिन मरना है। तो क्या होगा अगर सारे मनुष्य मर जाएं, या क्या होगा अगर सारे जानवर धीरे धीरे करके अपना लाइफ स्पैन पूरा करके मर जाएंगे? तो उनकी वो जाति ही खत्म हो जाएगी। फिर उनके जगह पे कौन लेगा? उनका जगह जो खाली हो गया वो कैसे पूर्ण होगा? तो यही वो प्रक्रिया वहाँ पर आती है प्रजनन की, जिसके द्वारा हमारा जो जाति है, स्पीशीज़ जो ह्यूमन जाति है, बिल्लियों की जाति है, कुत्तों की जाति है, या पेड़ पौधे सजीव जितने भी सजीव हैं वो सारे इसी प्रक्रिया के द्वारा इस दुनिया में फिर अपनी जाति को रिप्लेस करके जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने लाइफ स्पैन में अपने जैसे जीव को उत्पन्न करके जाते हैं जो हमारी मृत्यु के बाद इसकी जगह को लेगा। यही प्रक्रिया प्रजनन है और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि धरती पे हमारी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन बहुत ही आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि प्रजनन आखिर होगा कैसे। तो प्रजनन के लिए हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डीएनए। तो डीएनए को पढ़ने के लिए पहले हम डीएनए को समझते हैं कि आखिर ये डीएनए है कहाँ।
डीएनए डीएनए बहुत लोग बोलते हैं, आखिर ये डीएनए है कहाँ? तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, पहले हम लोग ये देखते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो है हमारे सेल्स के अंदर है। सेल्स जो हमारे शरीर जिन सेल्स से बना हुआ है, उन्हीं सेल्स के अंदर डीएनए मौजूद होता है। इसके लिए हम एक छोटा सा मॉडल से आपको समझाते हैं कि डीएनए एग्जैक्टली कहाँ पे होता है और कैसा होता है। तो डीएनए को समझने के लिए आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले कि डीएनए होता कहाँ है। डीएनए सेल्स में मौजूद होता है। सेल्स में भी कहाँ? न्यूक्लियस में। तो इस चीज़ को हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ाई की हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ कि डीएनए कहाँ होता है। तो आइए हम देखते हैं कि डीएनए एक सेल में कहाँ मौजूद होता है। ये आप लोग अपने सामने क्या देख रहे हैं कि ये एक मौसमी है, ठीक है। तो ये क्या हमने आज ही ब्रेकफास्ट में खाया, लेकिन अब इसके से हम कैसे समझते हैं कि डीएनए कहाँ है वो देखते हैं। तो ये जब मौसमी को हमने खोला तो इसके अंदर हमें कुछ और मिला। क्या है ये? तो हम देखते हैं कि इसके अंदर भी कुछ मौजूद है। क्या उसके अंदर भी कुछ है? तो अगर हम इस मौसमी को एक सेल मान लें और इस नींबू को एक न्यूक्लियस, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये देखें, जब खोलने के बाद इसके अंदर भी कुछ है। ये क्या है? ये है एक क्रोमोसोम। देखिए, ये हमारा क्रोमोसोम है जो कि बिल्कुल ही कॉइल्ड रूप से मौजूद है, जो कि ये क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम को जब हम खोलते हैं तो देखते हैं कि क्या, अब ये हमें मिला डीएनए का स्ट्रैंड। मतलब एक क्रोमोसोम क्या होता है? वो डीएनए के कॉइल्ड रूप का ही एक समावेश होता है। इसके अंदर एक क्रोमोसोम था, लेकिन क्या है, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स हैं और बाकी और जंतुओं में भी अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए था। डीएनए जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल मतलब 2 स्ट्रैंड होते हैं इसमें, और वो एक दूसरे में कॉइल के रूप में कॉइल किए हुए होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डीएनए कहाँ मौजूद होता है। अब हमने जानना कि व्हाट इट डज, ये करता क्या है। डीएनए आखिर क्या करता है जिससे कि ये प्रजनन के लिए ज़रूरी है। तो डीएनए क्या करता है? वो अपनी ही कॉपी बनाता है, रेप्लिकेट करता है, जिसके द्वारा रेप्लिकेशन से, रेप्लिकेशन का क्या मतलब है कि डीएनए जो है वो अपनी रेप्लिका बनाता है। उसके बाद सेल डिवीज़न होता है, जिससे कि 2 एक समान दिखने वाले सेल्स बनते हैं। ये सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं, मगर वो एक रूप नहीं होते हैं। वो एक रूप के जैसे दिखते ज़रूर हैं, मगर वो एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि मैं और आप, हम दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है? हम दोनों मनुष्य ज़रूर हैं, ये हमारी समानता है, मगर हम दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि हमारा चेहरा, हमारा जेनेटिक गुण, हमारा बहुत सारे चीज़ जो है वो डिफरेंट है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि डीएनए में आखिर होता क्या है। तो डीएनए में एक इन्फॉर्मेशन होता है प्रोटीन के रूप में, जो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अभी हमने मॉडल के रूप में देखा कि डीएनए कहाँ मौजूद होता है। तो हमारा जो एक टॉपिक है वो तो कवर हो गया कि वेयर इट इज़। अब आप देखेंगे कि हमने ये क्यों लिखा, वेयर, व्हाट, हाउ। तो यही तो साइंटिफिक सोच है। हर एक चीज़ में जब हम अपनी साइंटिफिक सोच लगाएंगे कि हर चीज़ कैसे, कहाँ और क्यों मौजूद है, यही हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है आजकल के ज़माने में। तो हमने देख लिया कि डीएनए कहाँ मिलता है। अब हम जानना है कि वो करता क्या है। तो डीएनए में मैंने दिखाया कि वो एक डबल हेलिक्स मॉडल है। ये डबल हेलिक्स मॉडल क्या करता है? आगे जाके वो अपनी रेप्लिका बनाता है, मतलब अपने ही जैसे डीएनए को वो जन्म देता है रेप्लिकेट होके। मतलब एक कॉपी पुरानी रहती है और दूसरी कॉपी जो होती है उसकी वो नई बन जाती है, जिससे कि 2 डीएनए का निर्माण होता है और आगे सेल डिवीज़न में जाके उसी के जैसे 2 सेल्स बन जाते हैं। तो ये क्या होता है? ये जो है बनने के बाद एक रूप का होता है, मगर बिल्कुल ही आइडेंटिकल नहीं होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम फोटोकॉपी कराने जाते हो ना, क्या तो उसमें क्या है,
जब हम फोटोकॉपी करा के लाते हैं तो क्या तुम्हें पता चलता है कि तुमने कौन सा दिया था, वो कौन सा ओरिजिनल कॉपी है और कौन सा तुम्हें फोटोकॉपी करके मिला? तो कुछ ना कुछ अंश उसमें रह जाता है। तो यही चीज़ होती है डीएनए रेप्लिकेशन में, जिसके कारण कि वेरिएशन उत्पन्न होता है। और इस वेरिएशन विभिन्नता को हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब पहले हम ये बताओ कि डीएनए तो मिल गया, डीएनए कहाँ है वो भी मिल गया। अब डीएनए और क्या करता है? तो डीएनए एक इंफॉर्मेशन सेंटर है जो कि प्रोटीन को बनाने का इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में भेजता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई कोई कहता है ना कि ये अपने पापा के जैसे दिखता है, कोई अपनी मम्मी के जैसे दिखता है। तो कैसे? यही वो डीएनए है जो कि हमारे दिखने के इंफॉर्मेशन को हमारे पापा के जनरेशन से हम में लाया। तो यही जनरेशन जो है, ये जो जनरेशन गैप में होता है, ये जो जनरेशन में वेरिएशन भी कभी कभी देखने को मिलता है, वो क्या होता है? इस सभी डीएनए के कारण मिलता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डीएनए क्या है। तो डीएनए एक प्रोटीन इंफॉर्मेशन है। अब हम लोग देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे किया। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है। जब ये निकलता है तो दोनों स्ट्रैंड बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड अपने अपोजिट एक स्ट्रैंड को बना के दो डीएनए का निर्माण करते हैं, जो कि सेल डिवीज़न होने पर दो आइडेंटिकल बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे दिखने वाला सेल डॉटर सेल्स बनाते हैं। तो इस तरीके से हम देखें कि डीएनए बहुत ही बेसिक और मूल स्ट्रक्चर है, जिसके कारण हम लोग जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद अपने पेरेंट्स के गुण को अपनाते हैं। अब यहाँ पे बात आई थी वेरिएशंस की। तो वेरिएशन यानी कि विभिन्नता क्या है? तो जब हमने फोटोकॉपी की बात की, उसमें हमने बताया कि कैसे वेरिएशन हो गया। तो जब डीएनए में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा तो उसके कारण क्या है? क्या ये गलत है? क्या ये नहीं होना चाहिए? तो नहीं, वेरिएशन जो है वो अच्छे के लिए है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाते हैं कि ये क्या है। तो चलिए अब हम वेरिएशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन को हम लोग लेते हैं, जो कि है, एक बैक्टीरिया का हमने लिया जो है ब्लैक कलर का और दूसरा ब्लू कलर का। तो हमने जब देखा कि हमारे इन्वायरमेंट में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण ब्लैक स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया कुछ दिनों में विलुप्त हो गए और ब्लू स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया जो है वो अभी भी जिंदा है। तो हम इस बात से क्लियर होते हैं कि वैसे बैक्टीरिया के स्ट्रेन जो कि क्या है, हीट रेजिस्टेंस है, वो इस ग्लोबल वार्मिंग में भी जिंदा रह सके, और वो बैक्टीरिया जो कि हीट को बर्दाश्त नहीं कर सके, उनकी पूरी की पूरी प्रजाति ही विलुप्त हो गई। अब इससे क्या मतलब निकलता है? इससे यही मतलब निकला कि वेरिएशन जो है वो हमें सारे सजीवों को एक चांस देती है कि कैसे हम अपने न्यू एनवायरनमेंट में कोप करके जी सके। हमने कहीं पे ये लाइन सुन रखी थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब है जो इस एनवायरनमेंट में कोप कर पाएगा, जो इस एनवायरनमेंट के पर्यावरण की परिस्थितियों को अपने अंदर समावित कर पाएगा, वही स्ट्रेन जो है, वही प्रजाति जो है वो आगे जिंदा रहेगी। तो ये सारी चीज़ें की हिम्मत कहाँ से मिलती है? इसी वेरिएशन से हमें वो स्ट्रेन में हिम्मत मिलती है कि हम जो है आगे पर्यावरण की दृष्टि में कैसे अपने आप को संभाल के रख सकें। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि अलैंगिक और लैंगिक जनन क्या होते हैं। तो अलैंगिक जनन क्या हुआ? जब किसी जीव का जन्म एक ही जनक के शरीर से होता है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन फिर क्या हो गया? लैंगिक जनन हो गया कि जहाँ पे दो जनक यानी कि उसी जाति के नर और मादा का मेल हो और तब वो बच्चे उत्पन्न हो, तो उसे हम लैंगिक जनन कहेंगे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और उसी तरीके से अलैंगिक को क्या कहा हमने? एसेक्सुअल। तो ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है उस दोनों में क्या अंतर है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। अब हम अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर है, या फिर पहले ये लोग क्या होते हैं ये सब।
तो अलैंगिक जनन, जिसको कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, वह क्या है? जब किसी जीव का जन्म एक जाति के एक ही जनक के शरीर के किसी भी भाग से होता है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। वहीं जब उस जाति के नर और मादा दो जनक का मेल हो और तब वो जन्म हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। तो हम देख रहे हैं कि जनन भी दो प्रकार का हुआ। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों प्रकार में क्या विभिन्नताएं हैं। तो अलैंगिक जनन में हम देख रहे हैं कि एक जनक का रोल होता है और वहीं लैंगिक जनन में दो जनक का यानी कि नर और मादा का जो होता है। अब इसमें क्या होगा? जहाँ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो वहाँ वेरिएशन की जो चांसेस हैं वो बहुत कम होंगी, और जहाँ दो पेरेंट्स का जोड़ होता है वहाँ पे वेरिएशंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा होंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो होता है गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता है। किसमें? एसेक्सुअल में, अलैंगिक में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता है, वहीं लैंगिक जनन में गैमेट्स इन्वॉल्व होता है। और ये अब चौथा पॉइंट क्या हो गया हमारा कि अलैंगिक जनन जो है वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा होती हैं, वहीं ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि विभिन्न बिंदुओं के अनुसार हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक दूसरे से विभिन्नता को बांट सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार की हो सकती हैं और लैंगिक जनन के भी कितने प्रकार हो सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन कितने प्रकार से हो सकता है। पहला है विखंडन, जिसको कि हम फिजन भी कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, बाइनरी जो दो भागों में बटे, मल्टीपल जो बहुत सारे भागों में बटे। दूसरा है मुकुलन या बडिंग। तीसरा खंडन या फ्रेगमेंटेशन। चौथा पुनरुद्धाभवन या रीजनरेशन। पांचवा बीजाणु समासन या स्पोरुलेशन। छठा कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो इन सभी तरीकों को हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसा, इन सभी में क्या होता है। उसके पहले हम जान लेते हैं कि लैंगिक जनन में क्या क्या तरीके से हो सकते हैं। लैंगिक जनन हम लोग दो चीज़ों में पढ़ेंगे। पहला पौधों में लैंगिक जनन, दूसरा जंतुओं में लैंगिक जनन। तो पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होगा? सबसे पहले उसमें गैमेट्स बनेंगे, उसके बाद पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा और फिर सीड फॉर्मेशन होगा। इन सभी का डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जंतुओं में लैंगिक जनन कैसे होगा? जंतुओं में लैंगिक जनन के लिए एक मेल गैमेट बनेगा, दूसरा फीमेल में गैमेट बनेगा और इन दोनों का समावेश होकर जाइगोट का निर्माण होगा और तभी ये जनन आगे होगा। अब इस सारे लैंगिक जनन को हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। तो आइए अब हम अपने कंटेंट के तीसरे चरण पे चलते हैं। वो क्या था? अलैंगिक जनन में कितने प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो अब हम उसमें देखते हैं कि विभिन्न प्रकार में सबसे पहला क्या था? विखंडन। विखंडन कितने प्रकार के बताए थे? दो, बाइनरी और मल्टी। मतलब विखंडन का मतलब है कि एक जीव खंड में बट गया। जब दो खंड में बटा और फिर बहुत सारे खंडों में बट गया, तो दो खंड में बटने वाले में हम सब लेते हैं अमीबा का एग्जाम्पल। अमीबा के एग्जाम्पल में हमने देखा कि अमीबा का शरीर जो होता है वो सबसे पहले उसके अंदर, ये यूनिसेलुलर है अमीबा, हम सभी जानते हैं। तो यूनिसेलुलर में सबसे पहले क्या है? न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और फिर उसी के मुताबिक साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होते रहते हैं। तो जब न्यूक्लियस अलग हो गया उसके बाद साइटोप्लाज्म भी अलग हुआ और उसके बाद दो अलग अलग छोटे डॉटर सेल्स का निर्माण हुआ। तो ये क्या हुआ? एक अमीबा दो अमीबी डॉटर में कन्वर्ट हो गए। अब इसमें हम ये कहेंगे कि अमीबा को, यहीं पे क्वेश्चन आता है कि अमीबा को ये कहा जाता है कि अमीबा जो है वो कभी नहीं मरता। तो कैसे, क्यों नहीं मरता?
क्योंकि वो कभी ये ख़त्म तो नहीं हुआ, ये हमेशा डिवाइड होते गया, फिर ये आगे जाके फिर डिवाइड होते चला जाएगा, मतलब इसका कहीं ना कहीं एक रूप जीवित है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अमीबा जो है वो कभी भी नहीं मरता। अब विखंडन के दूसरे रूप में आते हैं जो कि प्लाज्मोडियम में होता है। जिस प्रकार न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और 2 न्यूक्लियस बनाया, उसी तरीके से ये फर्दर और डिवाइड होके बहुत सारे यानी मल्टी न्यूक्लियस बनाते हैं, और मल्टी न्यूक्लियस के बाद मल्टी साइटोप्लाज्म उसमें बना, और वो सारा बहुत सारे वो वहाँ पे डॉटर सेल्स बन गए, तो वो होता है प्लाज्मोडियम में। हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि विखंडन या और भी प्रकार के जो भी जनन है उन सबको एग्जाम्पल्स के साथ, डायग्राम के साथ देखेंगे, बनाएंगे, और डायग्राम्स जो होते हैं जब हम बनाते हैं तो उसमें ध्यान रखेंगे कि हम उसको लेबल अच्छे से करें। अब ये हो गई विखंडन की बात। अब इसमें दूसरा क्या था? दूसरा था मुकुलन, यानी मुकुलन का मतलब क्या होता है? बर्डिंग। बर्डिंग का मतलब हुआ कि कोई भी एक छोटा सा बर्ड जो हमारे मेन शरीर से निकलता है और वो बड़ा होके एक नया जीव बना लेता है, उसको हम बडिंग कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि उसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है हाइड्रा। अब हम दिखाते हैं कि हाइड्रा में बडिंग कैसे होती है। अब हम मुकुलन बडिंग की प्रक्रिया को देखने के लिए हाइड्रा का एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है? एक हाइड्रा, और हाइड्रा में हम देख रहे हैं कि नीचे एक छोटा सा बर्ड निकल रहा है। यही बर्ड जब धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और अब एक ऐसा समय आता है कि जब वो उसका शरीर बिल्कुल हाइड्रा के जैसे हो जाता है और वह एक परिपक्व हाइड्रा के रूप में बन जाता है, तब वो अपने पेरेंट के शरीर को छोड़कर एक दूसरा हाइड्रा ही बन जाता है और वो ज़मीन पे जाके अपने आप को एक हाइड्रा के रूप में विकसित करता है। इसी प्रक्रिया को हम बडिंग कहते हैं। अब तीसरा अलैंगिक जनन क्या है? पुनरुद्भवन। अब इसका मतलब क्या होता है? रीजेनरेशन। कहीं पे भी जब री शब्द आता है उसका मतलब हो गया कि फिर से, दोबारा, यानी कि रीजेनरेशन। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे। किसके एग्जाम्पल से? वो ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। तो ये है एक प्लेनेरिया। आइए अब इसमें हम देखते हैं कि रीजेनरेशन कैसे होता है। अब हम पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की प्रक्रिया को देखने के लिए प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लेते हैं। प्लेनेरिया एक जीव है जिसके कि शरीर में रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है। अब इसके लिए हम कैसे समझते हैं? रीजनरेशन मतलब उसके शरीर का कोई सा भी भाग अगर कट जाए तो उस भाग से पूरे के पूरे जीव का निर्माण फिर से हो सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमने एक प्लेनेरिया लिया और इसके शरीर को हमने 3 भागों में काट दिया। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्लेनेरिया के शरीर को हमने 3 भागों में काट दिया है। तो हम इस प्रक्रिया में देखेंगे कि जो सिर वाला भाग है वो भी आगे जाके पूरे ही शरीर का निर्माण करेगा। जो बीच का भाग है वो भी पूरे ही शरीर का निर्माण करेगा, और जो पूंछ वाला भाग है वो भी पूरे ही शरीर का निर्माण करेगा। तो हमने देखा कि यहाँ प्रत्येक भाग जो फ्रैगमेंट में टूट रहा है वो एक पूरे के पूरे जीव को जीवन दे रहा है। इसी प्रक्रिया को हम रीजनरेशन कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेनेरिया का प्रत्येक भाग जो कट के अलग हुआ था वो एक पूरे जीव को जन्म देने में मददगार हो रहा है। तो ये रीजनरेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सिद्ध होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो ब्लैक है वो उसका ओरिजिनल बॉडी है और जो लाल भाग से बना हुआ है वो उसका रीजनरेट किया हुआ बॉडी है, लेकिन वो पूरे का पूरा बॉडी बना लेता है। इसी प्रक्रिया को रीजनरेशन कहते हैं। अब हम इसके आगे का अलैंगिक जनन देखेंगे जो है बीजाणु जनन, मतलब स्पोरुलेशन। क्या हमने अपने घर में कभी एक भीगे ब्रेड को बहुत दिनों के लिए छोड़ दिया जाए तो देखा है उसके ऊपर जो उजला फफूंद जैसा चीज़ जमा हो जाता है वो क्या होता है? राइजोपस का कवक, यानी कि वो फंगाई होता है जो राइजोपस है जिसका नाम, वो इस तरीके का हमें दिखता है।
अब ये क्या होता है, इसमें जो होता है उजला फफूंद जो उसमें लगता है वो जो है एक स्पोर के जैसा बनाता है और उसके अंदर बहुत सारे बीजाणु, छोटे छोटे बीज बन जाते हैं जो कि हवा के या फिर किसी और माध्यम से भी फैलते हैं और बहुत सारे कवक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से भी जो है अलैंगिक जनन होता है। अब इसके बाद पांचवा है खंडन। खंडन को जानने के लिए हम क्या देखते हैं कि ये किस में होता है। ये होता है स्पाइरोगैरा में। स्पाइरोगैरा क्या है, एक ग्रीन हरा रंग का शैवाल है जो कि हमें काई वाली जगह पे आराम से दिखने को मिल जाता है। अब इसमें कैसे जनन होता है, ये होता है फ्रेगमेंटेशन, खंडन के द्वारा। कैसे, इसका एक सेल टूट जाता है और टूटकर फिर दोबारा पूरे ही जीव को जन्म देता है, जिससे कि वो स्पाइरोगैरा, न्यू स्पाइरोगैरा बन जाता है। तो ये हम लोगों को फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मिलता है। अब इसके बाद अंतिम में है कायिक परिवर्धन, मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पौधों का कुछ भाग जड़, तना, पत्तियां के द्वारा ही डायरेक्ट जीव का जन्म होता है, उस पौधे का निर्माण होता है, जिसको कि हम कायिक परिवर्धन के अंतर्गत पढ़ते हैं। कायिक परिवर्धन दो तरीके का होता है, नेचुरल जो स्वतः हो जाए और आर्टिफिशियल जो हम लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि नेचुरल प्रवर्धन कौन कौन से हैं, जड़ के द्वारा। क्या आपने देखा है कि जब हम घास को उगते देखते हैं, घास को कभी अगर हम लेते हैं तो वो चेन के द्वारा इस तरीके से जड़ के द्वारा वो फैलता जाता है। उसी तरीके से तने से भी होता है। तना से जो होता है उसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है आलू। क्या आपने आलू को कभी देखा है, उसमें जब बहुत दिनों के लिए छोड़ दो तो उसमें आलू में छोटा सा बर्ड बन जाता है जो कि फिर वो पूरे पौधे को जन्म देता है। कुछ परिवर्धन जो है वो पत्तियों के द्वारा होती हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम एक ऐसा मॉस है जो कि उसकी पत्तियां जो होती हैं वो गीले जगह पे पौधा होता है और उसके पत्तियों के किनारे पे छोटे छोटे पौधे जैसे रूप बनना शुरू हो जाते हैं और ये फिर टूटकर गिरते हैं और ज़मीन पे जाके एक नया पौधा बना लेते हैं, जो कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कायिक परिवर्धन का। अब उसके बाद ये हो गया नेचुरल तरीके से, 3 तरीके से हो गए। अब उसके बाद है कि आर्टिफिशियली हम लोग कैसे कर सकते हैं परिवर्तन, तो वो होता है ग्राफ्टिंग के द्वारा। कभी आपने सुना होगा कि गुलाब की डंडियों को गुलाब से गुलाब के पेड़ हो गए, या फिर आम भी हम लोगों ने खाए हैं, कलमी आम नाम होता है जिसका कि कलम लगाया जाता है, मतलब उसकी ग्राफ्टिंग की जाती है। और इसी जिसमें कि जो अच्छे पौधे होते हैं, अच्छे जनरेशन के स्पीशीज़ के, उनको हम लोग ग्राफ्ट करते हैं दूसरे पौधे में और जिसके कारण फिर नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये होता है आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग के द्वारा, जो कि कायिक परिवर्धन का ही एक रूप है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन कैसे होते हैं और उनका क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन कैसे होते हैं और वो किन जीवों में पाए जाते हैं। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। Come on,
बाप रे बाप, इतना दर्द। अगर ऐसे ही रहा तो मैं कैसे दौड़ पाऊंगी? भूल जाओ मलका सिंह, कोई मेडल नहीं मिलने वाला। जब बिन बात मायूसी आए, फूले शरीर या जी मिचलाए, पेट में तेज दर्द सताए, बोल सखी करूं मैं क्या उपाय? जो ये बताएगी पहेली की सहेली कहलाएगी। मुझे मालूम रहता तो मैं यहाँ क्यों बैठती? मायूसी, जी मिचलाना, थकान, चिड़चिड़ापन इत्यादि महीने के साथ आते हैं और चले भी जाते हैं। महीना शुरू होने के 5-7 दिन पहले से ही ये सब अनुभव और दर्द होना स्वाभाविक है, इसलिए ना घबराओ, सिर्फ मुस्कुराओ। मायूसी आए, जी मिचलाए, ये सब तो समझ में आ गया, पर दर्द क्यों? बोल सखी करूं मैं क्या उपाय? लेकिन उपाय तो भाभी ही बता सकती है। मुझे मालूम था तुम ही हो सकती हो। चलो आंगनवाड़ी, दर्द के उपाय के लिए चलिए। उपाय तो आसान है, याद है ना वो मालती वाली कहानी? अब बताओ, महीना आने पर पेट में मरोड़ या फिर दर्द क्यों उठता है? महीना मतलब खून की परत का बाहर निकलना। गीले कपड़े से पानी कैसे निकलता है? निचोड़ने से। मतलब खून की परत को बाहर निकालने के लिए बच्चेदानी निचोड़ा तो नहीं जा सकता, पर सिकुड़ सकता है, और सिकुड़ने पर बहुत दर्द होता है ना रुखसार? एकदम सही। अगर पेट में मरोड़ आएगी तभी तो दर्द होगा ना। वाह क्या बात है, दोस्त हो तो रुखसार और रीता जैसी। और मैं भी तो इन दोनों की फ्रेंड हूँ। मैं आपकी ननद हूँ, आप मुझे कैसे भूल सकते हो? अरे नहीं नहीं, मुझे मार खानी है क्या? ओहो भाभी, मजाक बाद में, पहले दर्द का इलाज तो बताइए। देखो रीता, महीने के वक्त पर थोड़ा दर्द तो होगा ही। अगर इससे आराम पाना है तो गुनगुने पानी से नहाओ, गरम सिकाई करो, चलते फिरते रहो और हल्की फुल्की कसरत करो। और क्या? अच्छा सुनो सब लोग, अगर दर्द ज्यादा हो या दर्द लंबे समय तक हो तो पेट की गर्म सिकाई करो। अगर उससे भी दर्द कम ना हो तो एएनएम दीदी से या डॉक्टर से गोलियां ले सकते हो। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है कि सब परेशानियां सब लड़कियों को हो या हर महीने में हो, समझे लड़कियों? हाँ? चाची बिल्कुल सही कह रही है। और हाँ रीता, तुम्हें अगर दर्द हो तो खाना बंद मत करना। हाँ, और एक बात, हर महीने जो खून जाता है उसकी भरपाई करना भी बहुत जरूरी है। तो आयरन युक्त भोजन जैसे कि ये हरी सब्जियां, गुड़ इत्यादि इसे निश्चित रूप से खिलाइएगा। और चाची और एक बात, आप जो खाना बनाते हो ना, वो लोहे की कढ़ाई में जरूर बनाइए, क्योंकि इससे लोह की मात्रा बढ़ जाती है। हाँ। और इसके साथ हर हफ्ते एक IFE की गोली भी लेनी जरूरी है। अच्छा, IFE टैबलेट मैं लेती हूँ। ये लो, तंदुरुस्त रहोगी तभी तो 100 मीटर दौड़ जीत पाओगी। अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो ही तो मैं जीत पाऊंगी ना। अरे जरूर। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रो रहे तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, पहेली
आज जब सूरज निकलता है तो देश में विकास के लिए हर दिन एक नया सवेरा लेकर आता है। दिन ब दिन भारत नई मंजिलों की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ा रहा है और विकास के इन बढ़ते कदमों के साथ एक चीज और है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और वो है विकास में देश के सभी वर्गों की भागीदारी। आजादी से पहले देश में आर्थिक आजादी की नींव तब पड़ी जब सन 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। तभी से लेकर आज तक देश की आर्थिक व्यवस्था को सशक्त बनाना एवं उसके लाभ जनमानस तक पहुंचाना ही आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य रहा है। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब हर वर्ग विकास की राह पे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, और इसी विकास की गंगा को घर घर पहुंचाने के लिए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में आरबीआई ने भारत सरकार के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी कदम उठाए ताकि बैंकिंग से वंचित रह गए जनमानस को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, और इनसे बहुत हद तक फायदा हुआ। लेकिन इन प्रयासों को वास्तव में गति तब मिली जब बैंकिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उदय हुआ। आरबीआई ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बीसी मॉडल की घोषणा की, जिससे कमर्शियल बैंक्स द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नियुक्त किए गए, और उससे जन्म हुआ कहीं भी कभी भी घर बैठे बैंकिंग का। इन बातों का असर कुछ यूं हुआ कि बैंकिंग पॉलिसी में एक मूलभूत तब्दीली आई। बैंकर्स का वित्तीय समावेशन को लेकर दृष्टिकोण बदला और उन्हें इसमें एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक तरफ टेक्नोलॉजी की मजबूत बुनियाद पे सभी 6 लाख गांवों को फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ा जा रहा था। वहीं आर्थिक साक्षरता को बढ़ावा देते हुए गांव कस्बों में कैंप्स लगा कर लोगों को बेसिक बैंकिंग से जुड़ने पर होने वाले लाभों की जानकारी भी दी जा रही थी। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की समस्याओं का भी पूरा ख्याल रखा गया और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गईं। वित्तीय समावेशन मुहिम के बुनियादी ढांचे की रूपरेखा भी वक्त के साथ और बेहतर होती गई। दशकों की मेहनत के चलते देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन का ढांचा अब एक विकसित रूप ले चुका था। वित्तीय समावेशन की कोशिशों को एक मजबूत साथ तब मिला जब देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2014 के दिन देशवासियों के लिए एक अनमोल तोहफा पेश किया। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। भारत सरकार की इस लोकप्रिय योजना को संपूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि खाताधारी इन खातों का प्रयोग करें। खातों के प्रयोग से ही जहां गरीबों को सस्ती बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, वहीं बैंकों की आमदनी भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम और पीएमजेडीवाई को मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देश में 35 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये खाते न सिर्फ ऋण, जमा, पेंशन, इंश्योरेंस आदि प्राप्त करने का एक माध्यम बने, बल्कि खाताधारियों के लिए तमाम सरकारी सुविधाओं का द्वार खोलने का कार्य करें। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत हो। सर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन ले रहा हूँ, इस उम्मीद से कि मेरी स्किल मुझे कामयाबी दिलाएगी। क्यों नहीं, तुम्हारा खाता और तुम्हारा हुनर दोनों की कद्र होगी। लीजिए सर, मैसेज भी आ गया। बधाई हो। थैंक यू सर। हमारी कल और आज की कोशिशें रंग लाएं तो वाकई भारत का आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा।
बहुत कुछ किया जा चुका है, बहुत कुछ करने की मंशा है। आइए सब मिलकर भारत को अधिक समृद्ध और विकसित बनाने की राह पर साथ चलें। करेंसी नोटों की ये कहानी, हाँ सुनो बंधुओं करेंसी नोटों की ये कहानी। हो कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने सजाया, किसने छपाया, तुम्हारे कैसे आया, कैसे आया। जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया। मुद्रा स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। उन्हें मिली थी जिम्मेदारी मुद्रा स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। प्रयत्न उनका रहता है विकास में सबको शामिल करना, उत्पादन गतिविधियों के लिए उन्मुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह हो निरंतर। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। वित्तीय स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। कीमतों को स्थिर रखने की हर कोशिश करते हैं वो, परिवार के भविष्य की खातिर निवेश कर सकते हो तुम, योजना बना सको तुम। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। से जिम्मेदार बनाना यही प्रयास है रहता उनका, वित्तीय समावेशन हो। बच्चों को वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनाना यही प्रयास
उनका वित्तीय समावेशन हो। देश के घर घर में न केवल बैंक का खाता खुले, किंतु खाते से जुड़ी वित्तीय सेवाएं मिले। पैसा भेजना, उधार लेना, सारी सुविधाएं मिले। विदेशी मुद्रा की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। देश में बढ़े व्यापार और निवेश, दैनिक लेन देन के लिए कुशल व्यवस्था करना, यही है लक्ष्य उनका, यही है लक्ष्य उनका। सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। चलो बच्चों। अरे रीता, चल। क्या हुआ? घर नहीं जाना? ये देख। मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? ओह, अरे बुद्धू, ऐसे कैसे मर जाओगी? मैं हूं ना। बस इतनी सी बात और इतना बड़ा मुंह फुला लिया। ये तो मेरे साथ भी होता है और इसके साथ भी। चल, रास्ते में सब समझा। अरे रुको 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 रुको, एक पहेली सुलझाओगी? तो कैसी सहेली है यार, इस हालत में भी पहेली? हाँ यार रुखसार, कैसी सहेली है तू? तू तो चुप ही कर। हाँ रीटा, जो तेरे साथ अभी हुआ कुछ समझ आया? नहीं तो हुई ना ये भी एक पहेली। देख, तू मेरी पहेली सुलझा तो तुझे ये पहेली भी समझ आ जाएगी। देखो, कैसा ये रिश्तेदार जो हर महीने आता, इसके स्वागत में हुलिया बदल जाता, जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। मेरे मामा हो सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी मौसा। नहीं। फिर कौन? चलो, तुम्हें ना तुम्हारी आंगनवाड़ी भाभी ही समझाएगी। हाँ चलो जल्दी। भाभी, इतना भी भाव मत खाओ ना, बताओ ना। अरे खीर थोड़ी है जो फटक से परोस दूं। अच्छा चलो, मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ, पहेली समझ जाओगी। तुम जैसी ही एक लड़की थी जिसका नाम था मालती। मालती रोज अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती और हंसते खेलते घर वापस आती। एक दिन जब वह घर से बाहर ही नहीं निकली, तब माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी?
सिसकी लेते हुए मालती ने अपनी कुर्ती पर लगा लाल धब्बा दिखाया। माँ ने समझाया, अरे इसे कहते हैं महीना। ये वो रिश्तेदार है जो हर महीने आता और इसके पहले ही स्वागत में हुलिया बदल जाता। फिर मालती की माँ ने उसके हाथ में आईना थमाया और बोली, देख चेहरे पर ये मुहासे, बढ़ती छाती, बगल के बाल और तेज बढ़ता कद। ऐसे बदल जाता है हुलिया? बाहरी बदलाव के साथ साथ शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं। अंदर भी? समझाती हूँ। जन्म से ही हर लड़के के पेट के नीचे वाले भाग में अंदर की तरफ कुछ अंग होते हैं जिन्हें स्त्री प्रजनन अंग कहते हैं। इनमें से 2 अंग थैलियों जैसे होते हैं जिन्हें अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय लाखों छोटे छोटे अंडों से भरे होते हैं। जब लड़की 9 से 10, 11 से 12 या 13 से 14 साल की हो जाती है ना, तब इन अंडों को घूमने का मन करता है। हर महीने एक अंडा किसी एक थैली में से निकलता है और एक अंडवाहिनी से होकर पहुंच जाता है बच्चेदानी यानी गर्भाशय तक। अच्छा सुनो, बच्चेदानी वो अंग है जिसमें गर्भ धारण होने पर बच्चा पलता है। बच्चेदानी के अंदर एक मोटी गुदगुदी परत बन जाती है ताकि अगर बच्चा ठहर जाए तो इस गुदगुदी परत में सुरक्षित रहे। यदि अंडाशय से निकलने के 2 दिन के अंदर अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से हो जाए तो गर्भ धारण हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। भाभी, क्योंकि मैं छोटी हूँ और स्कूल जाती हूँ, है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से नहीं होता, वो निकल जाता है और बच्चेदानी को परत की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए ये खून की परत धीरे धीरे टूट के गिरने लगती है और बाहर निकल आती है। इसी प्रक्रिया को महीना कहते हैं। ओह, तो जो हर महीने निकलता है वो खून की परत है? और ये प्रक्रिया अलग अलग लड़कियों में 3 से लेके 7 दिन तक चल सकती है। देखो, ये महीना है और ये हर महीने आएगा और ये बिल्कुल आम सी बात है। बाप रे बाप, अब जाके जान में जान आई। मैंने तो सोचा था कि मैं मरने वाली हूँ। चलो, मरना तो कैंसिल, पर मैं दौड़ तो पाऊंगी ना? बिल्कुल। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रो रहे तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार। हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली। अरे, पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। कल मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे क्या गोरी, अरे खींचो मत।